हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आपका स्वागत है पॉलिटी के लेक्चर 3 में। क्योंकि इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। मैं हर समय कुछ नया नया ट्राई करूँ ताकि आपको कुछ एन्जॉयमेंट आए पढ़ने में, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना फेस नहीं दिखा रहा। यहाँ पे एक स्लाइड है, यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा या कुछ पढ़ाऊँगा तो आदमी, अगर साइकोलॉजिकली देखने जाऊँ तो आदमी का विजन जो है ना, हर 3 सेकेंड में उनका विजन चेंज होना चाहिए। मतलब जैसे कि कुछ स्लाइड पे कुछ भी देख रहे हैं वो चेंज होना, अगर वो 3 सेकेंड 10 सेकेंड तक कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं तो बोरियत फील करने लगते हैं। बट देन ऑल्सो आई एम ट्राइंग, क्योंकि पढ़ाई है यार, पढ़ाई में तो इतना सारा इनोवेटिव कहाँ लाऊंगा, वैसे भी स्टार्टिंग फेज चल रहा है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो होते जाएंगे, आप लोग सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, इस तरीके से आप हमें ग्रो करेंगे तो हम और भी क्रिएटिव तरीके से यहाँ पे पढ़ाना शुरू करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। बिना कोई बकवास के स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं जो लक्ष्मीकांत का जो पहला चैप्टर है ना। अभी तक सब लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई ये क्या पढ़ा रहा है। लक्ष्मीकांत में तो पहला चैप्टर यही है, लेकिन उन सब के जानने के लिए, वो सब पढ़ने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि ये जैसे कि पॉलिटी क्या होती है। जैसे हमने अभी तक क्या जाना, पॉलिटी होती क्या है, पॉलिटी और पॉलिटिक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये जाना अभी तक हमने। दूसरा हमने ये जाना कि चलिए कॉन्स्टिट्यूशन आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कंट्री नहीं हो सकती। यहाँ तक कि हमने ये भी जाना कि रूल बाय लॉ क्यों है, मतलब एक कंट्री लॉ के अकॉर्डिंग ही क्यों चलनी चाहिए। क्या वहाँ किंग जो कहे उसके अकॉर्डिंग नहीं चलनी चाहिए, अगर नहीं चलेगी तो क्या उसके डिसएडवांटेज होंगे, इसके बारे में हमने जाना। यहाँ तक कि हमने ये जाना कि एक स्टेट नेशन क्या होता है, स्टेट नेशन क्या होता है, या फिर नेशन स्टेट क्या होता है, ये भी हमने वहाँ पे जाना। हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि कितने टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं, ये सब हमने उसमें पढ़ा है। ठीक है, तो अभी तक हमने इसके बारे में इतने टॉपिक, मतलब 1 2 3 4 5 टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा है। पता है पिछले कुछ एक लेक्चर 1 घंटे के कुछ करीब हो गया है, दूसरा कुछ 36 मिनट के करीब है, तो आदमी बोरियत फील करता है। लेकिन अब यूपीएससी 2 साल का टाइम मांगती है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो। टिल देन कोई बात नहीं, हम आगे का आज लेक्चर शुरू करते हैं। सो आज हम चालू करेंगे नया चीज, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों के लिए नया होगा। आखिर हम बैकग्राउंड क्यों जानते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट है ना, जो भी प्रेजेंट है वो हमारे पास्ट से आता है। अगर हम पास्ट की गलतियों से, पास्ट की कुछ मिस्टेक से, या फिर जो हमने कुछ अच्छे, मतलब कुछ गुड डिसीजंस लिए हैं, उनको करेंगे और उनको अप्लाई करेंगे कहाँ पे, प्रेजेंट पे, तो हमारा फ्यूचर जो होगा वो अच्छा होगा। तो इस तरीके से पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों एक साथ चलते हैं। तो इसीलिए कि आज जो हमने संविधान लिखा है, आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका बेज क्या था, क्या, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो पास्ट किए आए हुए एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं पास्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि मोस्ट ऑफ लोगों को पता है कि 1765 तक ऐसा हो गया था कि अहमद साहब जो टू था, उसने एक ट्रीटी पास कर दी थी और ट्रेड करने की। तो 65 से लेकर 1773 तक, अब
ब्रिटिशर्स को लगने, मतलब कंपनीज को लगने लगा जो ब्रिटिश के क्या कहते हैं उसको, हाँ, ब्रिटिश के आज्ञा लेकर आई हुई थी इंडिया में कि हाँ अब हम जाकर इंडिया में ट्रेड करेंगे। तो वहाँ पे ऐसा होने लगा कि उस समय जो कंपनी के जो भी ट्रेडर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगे, रीच होने लगे। अब भाई ये रीच होने लगे तो जो वहाँ के ब्रिटिशर्स थे, जैसे किंग होगा या क्वीन होगी, ये इनका देखने का लग रहा है कि भाई हमने इनको अलाउ किया इंडिया में जाने का, लेकिन ये इंडिया में जाकर ये ट्रेड करे और ये हमसे भी अमीर बन गए। तो इसके बाद कंपनी पे अपना, कहा जाता है ना, कंपनी पे अपना एक कंट्रोल लाने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स डिसाइड किए। कंपनी पे अपना कंट्रोल लाने के लिए उन्होंने क्या किया, रूल्स या फिर कह सकते हैं आप कुछ एक्ट्स लाना शुरू किया ताकि कंपनी उनके कंट्रोल में काम करे। अब किसी भी कंपनी को आप डायरेक्ट उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसको नहीं नेगलेक्ट कर सकते कि भाई नहीं अब तुम यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, अब ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ट्रेड करेगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें धीरे धीरे किसी भी, अगर ये रियल लाइफ में भी है, आप रियल लाइफ में भी ऐसा ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको, जैसे कि आप यहाँ पे हो, आप किसी भी कंपनी में गए और आपके पास पावर है कि कुछ डिसीजंस आप ले सकते हो, तो आपको अगर उसके वहाँ के सिस्टम को चेंज करना है तो आप धीरे धीरे उस सिस्टम को चेंज करोगे, ना कि पूरे तरीके से। क्योंकि अगर आप पूरे तरीके से करोगे तो आप सबकी नज़र में आ जाएगा, लोग आपको ही चेंज करके या कर देंगे या फिर आपको थ्रो आउट कर देंगे लोग। तो इसीलिए कहीं भी आप जाओ तो ये रूल जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, ये मैं आखिर ये नहीं, इसलिए नहीं यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप आईएएस बन जाओगे, नहीं। इसको हम अपने डेली लाइफ्स में यूज करके हम बेहतर बन सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि क्या सही है, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, क्या पास्ट में गलतियां हुई थी। अभी हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, एशियंट होगा, मॉडर्न होगा, मेडिवल होगा, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, तब ऐसे जियोग्राफी पढ़ेंगे कि मतलब आपको, जब आप चलोगे ना तो आपको हर एक जितने भी साइकिल, जितने भी चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं आपको लाइव दिखेंगे। एक आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। सो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सो एक्चुअली अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करता हूं तो दो सेगमेंट आते हैं। पहला सेगमेंट आता है कंपनी रूल का, मतलब दो लोग रूल करते हैं इंडिया में, एक कंपनी रूल करती है, दूसरा क्राउन हमारे यहाँ रूल करता है। यहाँ तक ब्रिटिश धीरे धीरे कंपनी को वहाँ से हटाती है और अलग अलग टाइप की लॉस ला के, एक्ट ला के। तो कंपनी रूल आखिर चालू कब से होता है और कब तक चलता है? तो कंपनी रूल जो चालू होता है वो 1773 से लेकर 1784 तक चलता है, और जो क्राउन रूल है वो स्टार्ट होता है 1858 से लेके 1947 तक। आपको पता होगा बीच में 1857 में कितने लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो रिवोल्ट हुआ था जो काफ़ी फेमस हुआ था। इसके बाद ब्रिटिशर्स जो है ना, उन्होंने क्या किया, अपना पूरा का पूरा कंट्रोल जो है, पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो 1773 से लेकर 1784 अप्रोक्स 1773 यहाँ पे है, 1784 एक्चुअली ये 1884 है, सॉरी, हाँ 1858 तक। ये भी मैं क्या गलत लिख रहा हूँ यार, इसलिए कहते हैं ना
हाँ यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। तो पेन ये रहा 1858 तक, मतलब अप्रोक्स 80 साल तक, 80 के अप्रोक्स कंपनी का राज रहा। ठीक है, तो पहला एक्ट आया होगा, हाँ पहला एक्ट आया था। तो पहला एक्ट कौन सा आया था? पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट आखिर लाया क्यों? कुछ वजह होंगी। हाँ, इस एक्ट में अगर कोई एक्ट आता है तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो ये पहला एक्ट था, तो जाहिर सी बात है कि अगर पहला एक्ट है तो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप उठाया था कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। तो ये आप इसको ऐसे नहीं लिखते, ये आपको ऐसा लिखता हूँ कि मतलब आपको पता भी चले कि क्या हुआ था। तो ये पहला स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाया था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहला स्टेप उठाया। पहला स्टेप हाँ किस लिए उठा, क्या करने के लिए उठाया? कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल, हाँ कंट्रोल करेंगे और उस रेगुलेट भी करेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सब करके। आखिर भाई कंट्रोल आपने रेगुलेट तो लिख दिया, पर क्या कंट्रोल करेंगे, क्या रेगुलेट करेंगे? तो वो कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके सारे के सारे अफेयर्स। अब ये लड़का लड़की वाला अफेयर्स नहीं है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अफेयर इंडिया के साथ चल रहा था, लेन देन, ये हिंदी में है, मतलब कि ट्रेड चल रहा था, प्रॉफिट के बारे में जो चल रहा था, बिजनेस जो चल रहा था, वो क्या, ये सब वो देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा इसमें हुआ था कि इस समय पहली बार पता चला, पहली बार पहचान में आया कि भाई कोई दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, दो टाइप के, हाँ दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। 1773 में ही दो टाइप के फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया गया। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन। क्या हो सकता है पहला फंक्शन? कि पहला फंक्शन ये हो रहा था कि पॉलिटिकल फंक्शंस क्या होता है, पहले सब क्या चल रहा था, पहले मिक्स चल रहा था। पॉलिटिकल फंक्शन क्या होता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन क्या होता है, ये दोनों अलग चीज है। ये फर्स्ट टाइम 1773 में इसको पता चला। ठीक है, और यहाँ पे ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का फाउंडेशन रखा। 1773 में ही फाउंडेशन रखा गया। किस चीज़ का फाउंडेशन रखा गया? ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन यहाँ पे रखा गया। कोई बात नहीं, ये तो मैंने ऊपर ऊपर बता दिया कि 1773 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहला स्टेप लिया कंट्रोल रेगुलेट करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का अफेयर्स, जिसको भी जो भी वो ट्रेड प्रॉफिट जो भी बिजनेस करते थे वो भी इसके बारे में। इस टाइम पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ भाई दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे फाउंडेशन रखा गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। कोई एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वही दो चीज, वही पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगा, चलाएगा। अब वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था और उसके बारे में जान लेते हैं। पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, पहले फीचर जान लेते हैं इसका, तब हमें पता चलेगा कि उसका आखिर वो था क्या। फीचर ऑफ द एक्ट का आखिर फीचर था क्या? एक्ट का सिंपल सा फीचर था कि समझिए कि दो है, मद्रास और बॉम्बे और एक बंगाल। उस समय यही तीन एरिया थे जहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल था, और यहाँ से ही वो लोग बहुत ज़्यादा उनकी रेवेन्यू जनरेट हो रही थी। लेकिन बंगाल एक ऐसा प्रोविंस था जहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा था? प्रॉफिट मिल रहा था। तो जब जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो चाइना में भी ट्रेड कर रहे थे और बंगाल और चाइना का बॉर्डर एक साथ ही लगा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने बंगाल का जो
यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, सॉरी गवर्नर था, जनरल कहाँ था, वो तो गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया कि ले भाई तेरे एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तू मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाएगा, यहाँ से नहीं, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, चाइना से भी। तो अब यहाँ का जो भी गवर्नर जनरल में तुझे एक, तेरा एक पोस्ट बढ़ा देता हूँ, तेरा प्रमोशन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देता हूँ। अब तेरे अंडर ये दो जो चंगू मंगू हैं ये रहेंगे, मतलब मद्रास और बम्बे, मतलब तू जो कहेगा वो ये दोनों मानेंगे। अब ये तो खुश हो गया कि हाँ भाई सही है, लेकिन इन दोनों को इसका नाम नहीं पता था। मैं एक एज ए स्टोरी के टाइप बता रहा हूँ आपको, इन दोनों को इसका नाम नहीं पता था। तो इन्होंने भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछ लिया, अरे भाई जो हम पे रूल करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछ लिया कि भाई जो हम पे रूल करेगा, जो हम पे शासन करेगा, जिसके हम चंगू मंगू आप मेरे को बता रहे हो, वो है कौन, उसका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये बंदा है जो अब गवर्नर जनरल बन चुका है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसी समय एक और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दिया काम, क्योंकि करप्शन बढ़ रहा था, इतने सारे सब कुछ थे, और तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया कब, 1774 में। अच्छा, और कहा कि भाई एक ये हम एक सुप्रीम कोर्ट बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट देखो ऐसा रहता है, उस समय सुप्रीम कोर्ट ऐसा बन रहा है, ठीक है। इसमें एक जज होगा और इसके साथ एक चीफ जस्टिस होगा। इसको मिटा देते हैं पहले, फिर पेन ले लेते हैं, हाँ। तो एक चीफ जस्टिस होगा, एक चीफ जस्टिस होगा, और उसके नीचे 3 जजेस होंगे, 3 जजेस होंगे। कोई बात नहीं, हम ये भी चल लेंगे। अब ये लाने से क्या हुआ, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ला दिया, एक प्रोविंस को सबसे स्ट्रॉन्ग किया, उसको वहाँ के स्ट्रॉन्ग जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ला दिया, उसमें चीफ जस्टिस बैठाया, 3 जजेस बैठा दिए। तो इसमें किसने क्या कर दिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था ना, उसको स्ट्रेंथन कर दिया, मतलब मजबूती दे दी कि हाँ अब हमारे हाथ में धीरे धीरे जो हम चाहते थे वो आ रहा है। लेकिन इसके में एक गलती हो गई थी, तो वो हम चालू करते हैं अगले चीज से, कि एक 1773 के एक्ट को अमेंड करना पड़ा, अमेंड करके 1781, मतलब अमेंडिंग एक्ट लाया गया 1781। अच्छा, ऐसा क्या किया गया इसके अंदर सिंपल से क्या कहा गया कि उसके अंदर कुछ फीचर्स और ऐड कर दिए गए। क्यों, क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट तो बनाया था इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट बनाया हुआ था, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बनाया था ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई किस पे तुम्हारा जो भी लॉस बनाओगे, जो भी पनिशमेंट दोगे वो किस पे लागू होगा। तो उन्होंने इसमें अमेंडिंग एक्ट को अमेंड करते हुए कहा कि जो अपना गवर्नर जनरल है, अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है ना, तो ज्यूरिसडिक्शन, जो तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन है ना भाई, जो हम, क्योंकि हमने बैठाया है तो हम ही डिसाइड करेंगे तुम किस पे राज करोगे, तो तुम्हारा पनिशमेंट किसको दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते हो। तो ये जो हमारा गवर्नर जनरल है ना, ये ज्यूरिडिक्शन से बाहर रहेगा, इस पर तुम्हारा कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। कोई बात नहीं। सिमिलरली जो कंपनी के सर्वेंट थे, क्योंकि कंपनी को लूटना था, अब वो कुछ गलती करेंगे तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो बीच में आएगी। तो जो कंपनी के सर्वेंट थे उन्होंने कहा जाओ भाई हम तुमको भी ज्यूरिसडिक्शन से मुक्त कर देते हैं,
अब तुम्हें जितना लूटना है, जैसे लूटना है, मार काट जहाँ मचानी है मचाओ, लेकिन हमें रेवेन्यू ला के दो। यहाँ तक कि इन्होंने रेवेन्यू मैटर कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई ब्रिटिश का कोई पोस्ट वाला अगर रेवेन्यू मैटर पे कोई भी डिसीजन लेता है, वो कलेक्शन का हो गया, वो भी ज्यूरिडिक्शन के बाहर ही रहेगा, उसको भी ज्यूरिडिक्शन के बाहर ला दिया। क्योंकि इनका मकसद था कि जितना हम इंडिया से रेवेन्यू कमा के जाए, वहाँ से धन लेकर जाए, उस पर कोई हमें रोके टोके नहीं। अब कहीं फोर्सफुली लेके जा रहा तो सुप्रीम कोर्ट तो आएगी ही आएगी। अब इन्होंने कहा कि जो इट प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट हो हैव टू बी जुरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेड ऑफ कलकत्ता, मतलब क्योंकि कलकत्ता में हुआ था तो कलकत्ता में जितने भी लोग हैं उनका जुरिडिक्शन वहाँ तक रहेगा, उनके सारे जितने लोग हैं वहाँ पे ऑल इनहेबिटेड उनके वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उन पे उनके जुरिडिक्शन के जितने भी प्रोसीजर्स है, जितने भी लॉस है, सब अप्लाई होंगे। यहाँ पे 1781, यहाँ पे मैं एक बात कह सकता हूँ, एमेंडिंग एक्ट 1781 जो था, यहाँ से ही डिवाइड वाला रूल शुरू हो चुका था। कैसे? क्योंकि इन्होंने क्या किया इस समय आते हुए, इन्होंने कहा भाई हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, क्योंकि ये चाहते थे कॉन्ट्रडिक्शन, ये अपने मार लड़ झगड़ के मर जाए, अपने में ही बिजी रहे। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम का कॉन्ट्रडिक्शन शुरू किया। आज भी यही चलता है, जब किसी चीज़ को अगर किसी भी चीज़ से गवर्नमेंट को ध्यान हटाना होता है तो वो इन्हीं दो टॉपिक को टच करती है, और अपने बैकग्राउंड में जो उनके इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ लॉस लाने होते हैं, या फिर किसी कंपनी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को प्राइवेटाइजेशन करवाना होता है, तो वो यही काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू जो है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, जो हिंदू का लॉ है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, और जो मुस्लिम लॉ है वो मोमेडियन लॉ के थ्रू ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड वाला रूल शुरू हो गया। इसने ये कहा कि जो प्रोविंशियल्स लॉ है ना, प्रोविंशियल्स वाली चीज़ें है, जैसे कि अपना मद्रास प्रोविंस है, अपना बॉम्बे उस समय प्रोविंस था, तो इन सब के जो प्रोविंस के जो केसेस होंगे ना, वो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व नहीं करेगा, वो सॉल्व करेगा कौन? गवर्नर जनरल के पास आएगा, वो डिसीजन लेगा कि क्या करना है उनके केस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे क्या दिख रहा है, गवर्नर जनरल को एम्पावर कर दिया गया, डिसीजन एम्पावर कर दिया किस जजमेंट लेने में भी उसको एम्पावर कर दिया गया। तो ये सिंपल था इसका 1773, उसको अमेंड कर दिया गया कुछ, क्योंकि इसलिए इसमें आप ओवरव्यू में देखोगे तो खाली जुरिस्डिक्शन को लेकर बात हो रही है कि गवर्नर जनरल को निकाल दिया, कंपनी सर्वेंट को निकाल दिया, अमेंडिंग एक्ट 1781 लाया, उसमें ही डिवाइड रूल शुरू हो गया था कि हिंदू मुस्लिम ये सब अपने अपने लॉ के अकॉर्डिंग करिए जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा, ये यहाँ तक नहीं रुके, इन्हें और कुछ चाहिए था, क्योंकि अब धीरे धीरे उन्हें कंट्रोल बढ़ाना है। तो अब इसके बाद 1781 के बाद एक एक्ट आया 3 साल बाद, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये भाई साहब ने क्या किया, क्योंकि ये भाई आए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ही करके जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, देखो हमने पहले ही बता दिया था, 1774 में इन्होंने बात कर ली थी। 1774 में इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था 2 फंक्शन, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, आपको याद होगा। ठीक है, लेकिन इसने आके बाउंड्री कर दी। क्या बाउंड्री कर दी? इसने कहा भाई 2 काम होते हैं, एक कॉमर्शियल काम होता है, एक पॉलिटिकल काम होता है। अब ये जो कॉमर्शियल पॉलिटिकल जो काम है ना, वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखेगी, इसके लिए मैं अलग अलग करूँगा। तो कॉमर्शियल के लिए कौन रखा? कहा कि भाई ये लो, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं ना,
ये कॉमर्शियल वाली चीज़ देखेंगे। तो पॉलिटिकल अफेयर्स कौन देखेगा भाई? तो पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नया यूनिट इन्होंने लाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये देखेगी। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 1784 में डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई। 1784 में डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर कर दिया गया है। एम्पावर कर दिया कि सुपरवाइज करे, डायरेक्ट करे सारे के सारे ऑपरेशन, जो चाहे वो सिविल हो, मतलब एम्पावर कर दिया कि सुपरवाइज करने के लिए या फिर डायरेक्ट करने के लिए उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके रिलेटेड, सिविल के रिलेटेड अगर कोई मैटर है, मिलिट्री के रिलेटेड कोई मैटर है। देखिए यहाँ से नया इंस्टीट्यूट क्या, मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री का कंट्रोल आप कहीं भी देते हैं, मतलब अब यहाँ से आप धीरे धीरे वहाँ का जो पूरा एरिया है आप अपने एरिया में अपने साइड लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलिट्री का हो गया यहाँ तक कि, और रेवेन्यू जो मैटर है वो भी कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही देखेगा। और इसी समय 1784 में ही फर्स्ट टाइम ऐसा कहा गया कि जितनी भी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू एक्वायर किया है, उसको क्या कहा जाएगा अब उसको कहा जाएगा ब्रिटिश पोजीशन कहा जाएगा। मतलब एक ब्रिटिश 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे ब्रिटिश 1 जो पहला उनका ओरिजिनल वाला है। अब ये दो तरीकों से अपने सारे कंट्रीज को उसको कंट्रोल करेंगे। सेकेंड, दूसरा ये कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कंट्रोल दे दिया कंपनी अफेयर्स को एंड इट्स, मतलब यहाँ पे जितना भी कंपनी की जितने भी अफेयर्स थे, मतलब जो भी वो बिजनेस करते थे कंपनीज के अफेयर्स पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे बढ़ गया। क्योंकि देख ले रेवेन्यू उनके अंदर आ गया, मिलिट्री, क्योंकि वो कहाँ बिजनेस कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मिलिट्री के लिए प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो भाई ये कौन देगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में। तो ये यहाँ से ऐसे शुरू हो गया। ठीक है, तो ये कुछ 1784 तक की कहानी थी। अब आगे आता है इसके बाद एक और एक्ट आता है 2 साल बाद, 1786। ये एक बंदा होता है, ये मांग करता है, क्योंकि इसको वहाँ के जो ब्रिटिशर्स के लोग हैं, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो लोग हैं, कहते हैं कि जाओ इंडिया जाओ और इंडिया जाके हमारा जो एजेंडा है वो आप फुलफिल करो। लेकिन ये बंदा जो है कहता है कि नहीं, मेरी 2 विशेष है, आप वो पूरा करो, तभी मैं आपका जो एजेंडा है वो इंडिया जाके उसको फुलफिल करूँगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला क्या है आपके 2, उन्होंने कहा देखो, पहला कि जो आपका काउंसिल है वहाँ पे, जो अपने वहाँ पे काउंसिल बना रखी है ना, मैं उनके डिसीजन को ओवर राइड कर सकता हूँ। जो आपने वहाँ पे काउंसिल बना रखी है उनके डिसीजन को मैं ओवर राइड कर सकता हूँ। ये था, ठीक है भाई। दूसरा आप क्या है, और बोला कि भाई मैं कमांडर ऑफ चीफ, मैं ही रहूँगा, कमांडर इन चीफ मैं रहूँगा, क्योंकि ठीक है। ये दोनों बात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मान लिया। पर ये बंदा कौन था जिसने ये ऐसी मांग की? कब मांग की? 1786 में मांग की। तो इस बंदे का नाम था सिंपल लॉर्ड कॉर्नवेलिस। इस बंदे ने ये 2 डिसीजन की मांग की कि काउंसिल का जो डिसीजन उसको मैं ओवरराइड कर सकता हूँ और मैं ही कमांडर इन चीफ रहूँगा। ठीक है, अब आता है नया कि चार्टर एक्ट 1793 क्या हुआ।
फिर इसके बाद आता है करीब चार्टर एक्ट 1793। अब इसमें क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को मतलब पावर मिल गई थी कि काउंसिल के जितने भी डिसीजंस होंगे उसको ओवरराइड कर दिया जाए, और ये और एक्सटेंड होता ही गया, ये और एक्सटेंड हो गया कि मतलब ये सिर्फ इसके तक ही नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस तक ही नहीं रहेगा, ये फ्यूचर में जितने भी गवर्नर जनरल्स आएंगे ना उन पे भी ये लागू होगा। यहाँ तक इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर, यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर आ गई, ज़्यादा पावर दिया गया कि वो जो जैसे कि बम्बे है, मद्रास है, इनके प्रेसिडेंट्स को अच्छे तरीके से अपने तरीके से कंट्रोल कर सके, कोई बात नहीं। और इस 1793 में क्या हुआ, 1793 में एक और चीज़ हुआ कि जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी ना वो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया। जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, क्योंकि अभी उनको लगा कि नहीं अभी थोड़ा टाइम देते हैं, ये अभी सब कुछ छीनने की ज़रूरत नहीं है, तो जो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी ना वो अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई, मतलब बढ़ा दी गई। अरे वाह, अब तो कंपनी और लूटेगी, क्योंकि इस समय 1793 से लेकर 1813 तक के बीच में पूरा लूटपाट होगा। और दूसरा इसमें और क्या गया है, कमांडर, यहाँ तक कि जो इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ वाज नॉट बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। इसका मतलब है कि क्योंकि इसने मांगा था लॉर्ड कॉर्नवालिस कि मैं कमांडर इन चीफ हूँ, मतलब मैं ही रहूँगा कमांडर चीफ। अब जो कमांडर इन चीफ अगर ये बनेगा तो ये गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं रहेगा जब तक उसको अपॉइंट ना किया जाए, टिल ही नॉट अपॉइंटेड, जब तक उसको अपॉइंट ना किया जाए तब तक ये मेंबर उसका नहीं रहेगा। और यहाँ तक कि इसने किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके जो स्टाफ्स हैं वो इंडियन रेवेन्यू से दिए जाएंगे, मतलब कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना रखा था वो कहें कि इनकी जो सैलरी आएगी ना, सैलरी या फिर जो इनके स्टाफ्स हैं इनकी भी जो सैलरी आएगी वो भाई ब्रिटिश नहीं पे करेगी, ये याद रखो। अब तुम्हें कितना सैलरी चाहिए तुम उसका बजट बनाओ, और ये हमें मत पेश करो, ब्रिटिश पार्लियामेंट को मत पेश करो, तुम ये जो बजट है ना ये तुम इंडिया की जो रेवेन्यू है वहाँ से लो, हमें मत बोलो इसको। तो इसके थ्रू और इसीलिए जो आप देखते हो कितना वायलेंस होने लगा था उस समय, तो इसी की वजह से था। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक और अच्छा सा, फिर उसके बाद हम 1813 पढ़ेंगे, फिर 1813 के बाद 1833 पढ़ेंगे। आज फिर उतना ही रखेंगे, उसके बाद हम आगे वाला एक्सटेंड करेंगे। तो ठीक है, इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। जस्ट सेकेंड, आपको एक ही कलर देख कर वो हो गया होगा, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसके बाद आ जाता है चार्टर एक्ट 1830। ये क्या करता है, ये क्योंकि 20 साल के लिए आपको पता है कि इससे पहले 1793 था, इससे पहले क्या आया था 1793, उसमें एक बात मैंने अभी आपको बताई कि उसमें ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया था। इसका मतलब कि उस समय तक 1793 में जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ख़त्म करी जा सकती थी, लेकिन उस समय 20 ईयर्स के लिए क्या किया गया था, उसको एक्सटेंड किया गया था। तो 20 ईयर्स बाद कब आता है 1813, तो 1813 में क्या किया गया, जो ट्रेड मोनोपोली थी वो एबॉलिश कर दी गई, मतलब ख़त्म कर दी गई।
उनसे कहा गया कि बस अब आप इंडिया के साथ जो भी ट्रेड करते थे वो अब आप नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी, मतलब कोई जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सिर्फ आप ही नहीं करोगे, वो अलग अलग जितने भी मर्चेंट्स थे, कहाँ पे, ब्रिटिश के, वो आएंगे इंडिया और वो भी ट्रेड करना शुरू करेंगे। एक ही जगह खाली मोनोपोली रखी गई कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बस एक ही दो जगह था, सॉरी, दो जगह पे खाली मोनोपोली रह चुकी थी। पहला और दूसरा, एक टी पे, जो वो चाय का बिजनेस करते थे ना इंडिया में, इस पे कोई एनी अदर कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती, ये रखा गया। दूसरा, ट्रेड, ट्रेड पे रखा गया। तो अभी तुमने बात किया कि ट्रेड नहीं, जो ट्रेड ये चाइना के साथ करते थे ना, उस पर भी इनको मोनोपोली दिया गया कि और चाइना के साथ अभी और कोई कंपनी आके ट्रेड नहीं कर सकती। इन दो पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही हक रहेगा। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने असर्ट किया सोवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन को ओवर द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। मतलब यहाँ पे आते ही जो ये कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी, मतलब कंपनी ने अपने बिजनेस के थ्रू या फिर वायलेंस के थ्रू जितने भी टेरिटरीज को एक्वायर किया था, कहाँ पे, इंडिया में, उस पर अब किसका हक रहेगा? वो रहेगा ब्रिटिश का, वहाँ पे सोवर एग्निटी रहेगा, मतलब ब्रिटिश अब यहाँ पे रूल करेगा। ठीक है। दूसरा, अब देखिए इन्होंने इतना तो कंट्रोल कर लिया, अपना मोनोपोली ख़त्म कर दिया उन्होंने, यहाँ तक कि इन्होंने अपना बंदा बैठा दिया, मतलब ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा दिया है, ये सब ला दिया। तो अब ये सोचिए कि भाई जब ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया है, जब ब्रिटिश का कंट्रोल आ चुका है इंडिया में, तो क्यों ना अब हम यहाँ पे अपनी मिशनरीज को भेजें। मिशनरीज मतलब तो हम अपना वहाँ पे अपना जो भी रिलीजन है, और इनका रिलीजन क्या था? इनका रिलीजन था क्रिश्चियंस। तो इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में भेजा। अब यहाँ से याद रखिएगा कि जब जब कहीं भी धर्म आता है वहाँ पे झगड़ा होना शुरू होता है। तो यहाँ से ही सिचुएशन ख़राब होना शुरू होगा। कैसे होगा वो आगे जानते जाएंगे। तो इंडिया में उन्होंने अपना मिशनरीज को सेंड, मतलब भेजना चालू किया, ताकि जाए और वो अपना धर्म का, अपने रिलीजन का प्रचार करे, मतलब स्प्रेड आउट करे। हर रिलीजन का यही है, चाहे वो कोई भी धर्म, वो चाहते हैं कि हमारे धर्म के लोग इस पृथ्वी पे या फिर जितने भी लोग हैं उसमें हमारे प्रोपोर्शंस ज़्यादा हो। इसीलिए हर धर्म सत्संग करता है, रैलियाँ निकालता है, अपनी बात रखता है। तो इसलिए ये सब काम होते हैं। हमें इन सब में नहीं पढ़ना, हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कि दूसरा, क्योंकि अगर रिलीजन आ रहा है तो रिलीजन, इनका रिलीजन क्या था? इंग्लिश में था, इंग्लिश में था। उसको वो समझने के लिए क्या चाहिए भाई? वैसे टाइप का एजुकेशन चाहिए। तो ये अभी एजुकेशन भी कौन प्रोवाइड करेगा? ये एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। और कौन प्रोवाइड करेगा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही ये एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, जिसको हम वेस्टर्न एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो मतलब वेस्टर्न एजुकेशन का भी जो सिस्टम है वो 1813 में ही आया। ओके। यहाँ तक कि इन्होंने ऑथराइज किया लोकल गवर्नमेंट को इंडिया में कि इम्पोज करे टैक्स ऑन पर्सन्स, और वो उनको पनिश भी कर सकते हैं फॉर नॉट पेइंग द टैक्स। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, कहे कि भाई देखो हम तुमको तो रेवेन्यू देंगे नहीं, ठीक है, जो कमाना है तुमको इंडिया से ही कमाना है। तो अब आप क्या करो कि आप वहाँ के जो जिस टेरिटरी में आप हो, वहाँ के जो भी पर्सन्स हैं उन पे टैक्स लगाओ, टैक्सेस लगाओ। अगर कोई टैक्सेस नहीं देता है तो आप उन्हें पनिश करो, क्योंकि आपको इन्हीं के रेवेन्यू से आपको अपना एरिया रूल आउट करना है, आपको अपने एरिया को चलाना है। तो
ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये था 1813 की कहानी। एक बार देख लेते हैं क्या था। इसमें ट्रेड मोनोपोली आई 2 साल की, जो 20 साल के लिए एक्सटेंड हुई थी वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। सिर्फ 2 चीज़ों का रखा गया कि चाय के साथ और चाइना के साथ जो आपका ट्रेड है वही रहेगा, इसमें कोई अलग अलग कंपनी नहीं आएगी। बाकी हर जगह पे अलग कंपनी आके अपना अपना काम करेंगी। यहाँ पे दूसरा और एक चीज़ किया गया कि जो कंपनी की जो टेरिटरीज थी, जितना भी कंपनी ने अपना एक्वायर किया था इंडिया में आके, वो अब ब्रिटिश की हो चुकी हैं। वहाँ पे ब्रिटिश अपना सोवरेंटी बिना कोई रोक टोक के वहाँ पे अपना डिसीजन ले सकता है। यहाँ तक कि अब ये जब इतना कंट्रोल आ गया है तो भाई हम जिसका कंट्रोल है वो चाहता ही है कि अपने यहाँ जो मेरे यहाँ धर्म है वो यहाँ पे प्रचलित हो जाए। तो वहाँ पे अपने क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा, लेकिन वो उनका जो भी रिलीजन था वो इंग्लिश में था, तो उसको समझने के लिए एजुकेशन ज़रूरत था। तो यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपना एजुकेशन लागू किया जिसको कहता है वेस्टर्न एजुकेशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब एक लास्ट ले लेते हैं, इसके बाद हम बंद करेंगे। फिर इसके आगे वाला जो क्राउन रूल है वो हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद आया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833। क्योंकि मुझे क्या है ना कि ये एक ही टाइप का वीडियो नहीं बनाना कि ये भी यूपीएससी, मुझे जैसे कि डेटा साइंस का भी नॉलेज है तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। बट वो छोड़िए वो सब, आप कभी भी देखें ना, क्योंकि एक ही चैनल पे है तो मैं अलग अलग टाइप्स की वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आपको सिर्फ इस टाइप के ही चैनल पे, इस टाइप के ही वीडियोस पे फोकस करना है। मैंने हर एक चीज़ का प्लेलिस्ट बना रखा हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट वाइज ही देखिए। ये ना कि आज ये देख लिया तो दूसरा और देखिए, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा तो अपने अंदर नियंत्रण रखिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 थी, आखिर था क्या। तो जैसे कि 1773 एक फर्स्ट स्टेप था ना रेगुलेट करने का, एक फर्स्ट स्टेप था रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का। वैसे ही 1833 एक फाइनल स्टेप था। किस चीज़ के लिए? सेंट्रलाइजेशन करने के लिए। फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन करने के लिए ब्रिटिश इंडिया का। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो माना जाता था अभी तक, अब सेंट्रलाइजेशन करना है मतलब पूरा इंडिया। अब तो भाई कोई बंगाल मद्रास ऐसा था नहीं कि उन्हें बहुत सारे टेरिटरी पे अपना अपना कर लिया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको बना दिया इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये 1833 में ही इन्होंने किया। दूसरा, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो अथॉरिटी थी वो एंटायर टेरिटोरियल थी, मतलब जितना भी इंडिया का जो टेरिटरी था उस पर किसका हक हो गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। तो भाई जब भी कोई नया पोस्ट आता है तो कोई एक नया बंदा बनना होगा। हाँ, उस बंदे का नाम क्या था जो 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना? उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये था उस बंदे का नाम, कोई बात नहीं, ठीक है। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। मतलब इसके पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास सिर्फ बॉम्बे और मद्रास का ही पावर नहीं था बल्कि पूरे इंडिया का पावर था। और इसके पास लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने का पावर, लेजिस्लेटिव पावर भी इसको ही दिया गया। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था, मतलब कौन से पोस्ट पे था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस पोस्ट को ये पावर दिया गया। इस पावर का जो प्रीवियस एक्ट था, मतलब कि इससे भी पहले जितने भी एक्ट्स आए उनको हम रेगुलेशंस कहते थे। इस एक्ट के आने के बाद मतलब 1833 से पहले जितने भी क्या कहते हैं एक्ट्स आते थे उन्हें हम रेगुलेशंस कहते थे। मतलब रेगुलाइज कर रहे थे, इसलिए रेगुलेशंस का नाम उन्होंने दे दिया था। लेकिन 1833 के बाद जितने भी एक्ट आए उसको इन्होंने एक्ट्स के नाम से जाना कि ये अब हम ये एक्शन लेने वाले हैं, इसलिए एक्ट्स, ठीक है।
दूसरा, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी को पूरा एंडी कर दिया और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उन्होंने क्या कमर्शियल बॉडी बनाया था कि हाँ नोट छापने की मशीन, मतलब ये कमर्शियल का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बिजनेस वाला मशीन। तो कमर्शियल बॉडी को कहा कि भाई तुम अब तुम कमर्शियल बॉडी नहीं रह गए, अब तुमको मैं बना रहा हूँ फुल्ली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना रहा हूँ। हाँ, तो ये इन्होंने 1833 में किया। क्या फाइनल स्टेप ले लिया सेंट्रलाइजेशन का। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। यहाँ तक कि जितना भी टेरिटरी था उसको अपने कंट्रोल में लेकर उसको रेगुलाइज करना। अब इसमें जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना तो कोई बंदा होगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, वो बना। और जो बॉम्बे बना सिर्फ उतना ही नहीं, पूरा का पूरा इंडिया उसके कंट्रोल में आ गया। इस वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को लेजिस्लेटिव पावर भी दिया गया। और यहाँ तक कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कॉमर्शियल बॉडी थी, उसको एकदम ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि भाई अब आप फुल्ली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी हो। ये हुई 1833। यहाँ तक की कहानी थी। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे और क्या क्या हुआ 1833 के बाद। ठीक है, टिल देन आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ही नहीं, कोई भी टीचर बोलता है कि रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी आप रिवीजन कर लोगे फिर कल एक बार देख लोगे और एक हफ्ते के बाद एक बार देख लोगे ना इसी चीज़ को। अब इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाकर सिर्फ एक ऊपर ऊपर देखने के, हाँ इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे कैसे फास्टली रिवीजन करूँगी। चार्टर 1833, हाँ इसमें फर्स्ट स्टेप जैसे 1773 में लिया गया था रेगुलेट और कंट्रोल करने का, वैसे 1833 में फाइनल स्टेप लिया गया सेंट्रलाइजेशन करने का। सेंट्रलाइजेशन कैसे करेंगे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, मतलब कि जो ये छोटा छोटा जो नहीं था पूरा का पूरा इंडिया था, तो ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश जितनी भी टेरिटरी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो गई। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, और इसको एक्सक्लूसिव पावर दिया गया कि लेजिस्लेटिव पावर का मतलब कि अब ये रूल्स बना सकता है, रूल मेकिंग पावर, रूल्स बना सकता है ऐसे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे आके जो कमर्शियल बॉडी था उसको ख़त्म करके यहाँ पे बना दिया गया फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ऐसे रिवीजन कर लीजिए, कितना टाइम लगा। ठीक है, ऐसे रिवीजन किया जाता है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है रिवीजन करने का। और हाँ मतलब अगर पेन से आप लिख रहे हो तो पेंसिल से मार्क करते हुए रिवीजन किया कीजिए, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ओके, इतना ही मैं अभी आज के लेक्चर में कर सकता था। थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक हो और देख रहे हो तो, और यहाँ तक हो तो थोड़ा हेल्प कर दीजिए। अब इससे पहले तो जो छोड़ के चले गए होंगे वो तो छोड़ के चले गए होंगे, क्या पता उनको लेक्चर सही नहीं लगा होगा। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चलते हैं।